हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 मिला करके हम लोगों ने 200 सवाल कवर कर लिए हैं, तो आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। पार्ट 6 के साथ हमारे ये सारे सवाल पूरे हो जाएंगे जो पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाएंगे, सीधा आपके एग्जाम में टकरा जाएगा। तो सारे सवालों को ध्यान से देखा कीजिए। और आप में से कुछ ये बोलते हैं कि सवाल जो है हार्ड करवाइए। देखिए, सवाल चाहे हार्ड हो या फिर चाहे आसान हो, कठिन हो या फिर आसान हो, जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सवाल तो वो सारे हैं ना जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे हार्ड हो चाहे वो इजी हो, मुझे वो सारे सवाल क्या है करवाने हैं। और आपको आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, अच्छी चल रही है आपकी तैयारी, इसलिए आपको आसान लग रहा है। यही सारे सवाल बहुत सारे लोगों के लिए हार्ड लगता होगा अगर उनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। किसी के लिए हार्ड होगा तो किसी के लिए आसान होगा। अगर तैयारी अच्छी है तो आसान है, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो हार्ड है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उनकी तैयारी कैसी है। और मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ जो सवाल पूछे गए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 में। फिर आप में से कुछ ये बोलते हैं कि आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स सवाल करवाइए। तो अब आप ही बताओ, जो मैं ये करवा रहा हूँ जनरल साइंस के MCQs जो पूछे गए थे एग्जाम में, वो मैं क्या करवा रहा हूँ? उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही तो है। फिर भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिक्स सवाल करवाइए। यहाँ तक कि ये भी कमेंट्स कुछ आते हैं कि सर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो साइंस के सवाल पूछे गए थे वो करवाइए। अब आप बताओ, वही मैं करवा रहा हूँ ना। पता नहीं आप क्यों पूछते हो ऐसा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 201 से सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा है, यानी कि स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा यानी कि नेचुरल शुगर जो सबसे मीठा होता है, ये होता है फ्रक्टोज। ये होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा है? मोनोसेकेराइड। आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में किस में पढ़ा हुआ है? बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी सीरीज में। तो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं। जैसे कि लैक्टोज होता है, डाइसेकेराइड होता है। तो जो फ्रक्टोज है इसका फार्मूला वही होगा जो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। ये फ्रक्टोज है और इसी को बोलते हैं स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा। इस फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। जो पका हुआ फल होता है उसमें जो मीठापन होता है ये फ्रक्टोज के कारण होता है। स्याही किसका मिश्रण है? स्याही यानी कि इंक जो है ये किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है वाटर का प्लस डाई का। डाई बोले तो रंजक और जल का मिश्रण है। लैक्टोज क्या है? तो ये लैक्टोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड ये कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा मिल्क में। इसे हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं क्योंकि मिल्क में मिलता है। तो डाइसेकेराइड है तो ये जब टूटेगा तो यहाँ से मिलता है ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारे मोनोसेकेराइड है, जबकि लैक्टोज जो है ये है डाइसेकेराइड। ये मिल्क में जो मीठापन होता है ना, ये लैक्टोज के कारण होता है, उसमें होता है लैक्टोज शुगर। यदि ध्वनि ठोस से गैस में जाती है तो इसकी गति हो जाती है। ध्वनि आप जानते हो चलने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम तेज चलती है द्रव में और सबसे कम तेज चलती है गैस में। ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलती क्योंकि चलने के लिए माध्यम चाहिए, निर्वात में कोई माध्यम नहीं मिलता। तो अगर ध्वनि ठोस से गैस में जा रही है, तो जो इसकी गति है वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। एंजाइम मूलतः होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो मूलतः होते हैं प्रोटीन। ये होते हैं प्रोटीन। कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? जहाँ ATP का प्रोडक्शन होता है। कहाँ होता है? कई बार बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA है और खुद का राइबोसोम है। अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि किस कोशिकांग के पास खुद का DNA और राइबोसोम है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है
वो होता है सियानोकोबैलामीन, सियानोकोबैलामीन। तो यहाँ जो कोबैलामीन है ना, यहाँ से याद रखो कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो हो जाता है अनीमिया, तो हो जाता है अनीमिया। इसे बोलते हैं पर्नीशियस अमीनिया। तो आपके एग्जाम में केवल अनीमिया भी लिख कर आ सकता है या फिर पर्नीशियस अनीमिया लिख करके आ सकता है। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स अनीमिया, एडिसन्स अनीमिया। स्थूल कोण उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? स्थूल कोण उत्तक को हम लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि साधारण अस्थायी उत्तक, साधारण अस्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कौन से होते हैं? पैरेनकाइमा। एक और होता है कौन सा? स्क्लेडेनकाइमा, स्क्लेडेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा को हम लोग बोलते हैं मृदु उत्तक और स्क्लेडेनकाइमा को बोलते हैं दृढ़ उत्तक। तो मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक, ये सारे जो होते हैं ये साधारण अस्थायी उत्तक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और क्या ध्यान रखो यहाँ पर, जो कोलेनकाइमा है और जो पैरेनकाइमा है ये दोनों क्या है? उत्तक है, तो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं ये दोनों। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है लिविंग, जीवित कोशिकाएं होती है, जबकि स्क्लेडेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है वो होती है डेड, यानी कि मृत कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है स्क्लेडेनकाइमा। पैरेनकाइमा का मेन काम होता है भोजन को संचित करना, फूड को स्टोर करना। कोलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है, स्क्लेडेनकाइमा के कारण पौधों में दृढ़ता होती है, यानी कि पौधों को कठोर बनाने का काम करता है ये स्क्लेडेनकाइमा। जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2। तो आपसे यही पूछा है कि जल के कितने अणु होते हैं, तो क्या होता है आंसर यहाँ पर? 2। ईस्ट में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? ईस्ट बोले तो खमीर, खमीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? ये हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, तो उन कई सारे फॉर्म्स में विटामिन B12 जो है इसमें नहीं पाया जाता, बाकी सारे फॉर्म्स जो हैं इनमें मिल जाएंगे। ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है ये कवक है, ईस्ट फंगस है, कवक है, और कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो ईस्ट है यह एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर है। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में, और ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है दारू बनाने में, शराब बनाने में, वाइन, बियर, ये सारी चीज़ बनाने में। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2, 1H3। इसी को बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम डी, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। जो आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हो, जो भी प्रॉपर्टीज आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हो वो सारे प्रोटियम के बारे में होता है, ठीक है? वो सारे किसके बारे में? प्रोटियम के बारे में होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, क्या करोगे? इस 1 में से 1 गया 0, इस 2 में से 1 गया तो 1, और इस 3 में से 1 गया तो 2। ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाला होता है परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1, ट्रिटियम में 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होता? 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0। झूठ पकड़ने वाली मशीन को कहते हैं लाई डिटेक्टर। झूठ पकड़ने वाली मशीन को बोलते हैं पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ। आवर्त सारणी के जनक हैं। आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं मेंडलीव। मेंडलीव ये रूस के थे, और इन्होंने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो दिया था एटॉमिक मास के आधार पर। एटॉमिक मास बोले तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जोड़ों पर यानी कि जॉइंट पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक को क्या कहा जाता है? यानी कि लुब्रिकेंट को क्या कहा जाता है? जैसे 2 हड्डियां, एक हड्डी ये है और एक मैंने ये बना दिया, ये जॉइंट है।
तो जो ज्वाइंट के पास दो हड्डियां होती है वो आपस में फ्यूज नहीं होती है, मतलब मिल करके कोई एक हड्डी का निर्माण वहाँ पर नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम अपने ज्वाइंट्स पर हाथ को या फिर पैर को मूव नहीं कर सकते थे। इनके बीच में कुछ गैप होता है यहाँ पे, और इन गैप में फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फ्लूइड, या इसी का एक और नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। आपके एग्जाम में साइनोवियल ही लिख करके आएगा हिंदी में। तो ये होता है लुब्रिकेशन के लिए, स्नेहक होता है, जिसके कारण जो है हम आसानी से जॉइंट्स पर अपने हाथ या फिर पैर को मूव करवा पाते हैं, या फिर जहाँ भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स पर हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। और दो हड्डियों को जोड़ने वाला एक संयोजी उत्तक होता है, जैसे ये है ना, तो यहाँ पर संयोजी उत्तक होगा, इसे हम बोलते हैं स्नायु अंग्रेजी में बोलेंगे लिगामेंट। तो लिगामेंट एक संयोजी उत्तक है जो दो अस्थि को या फिर बोल दो अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है। और एक होता है कंडरा, जिसे हम बोलते हैं टेंडन। ये टेंडन क्या करता है? ये टेंडन जो हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स जो होते हैं, मसल्स से बोन को कनेक्ट करता है। तो अस्थि से अस्थि को जोड़ेगा लिगामेंट, जबकि मांसपेशी और अस्थि को जोड़ेगा टेंडन को हम लोग कंडरा बोलते हैं हिंदी में। एवोगाद्रो संख्या का प्रतीक है। एवोगाद्रो संख्या, इसे हम लोग Na से भी दिखाते हैं और N0 से भी दिखाते हैं। देखना आपके एग्जाम में विकल्प में क्या दे रखा है, ज़्यादा चांस है Na का। तो एवोगाद्रो संख्या हम लोग बोलते किसको है? 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम लोग एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। 3 कक्षीय हृदय वाला जंतु कौन है? 3 कक्षीय, तो जो मछलियाँ होती है, मछलियों के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, माफ़ करना 2 कक्ष होते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं, यह है मत्स्य, यह है उभयचर और यह सरीसृप, इनके हृदय में भी 3 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ के बारे में बोल दे तो आपका आंसर होगा कि इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। है तो सरीसृप, होना 3 चाहिए था, लेकिन मगरमच्छ के केस में आप 4 आंसर को टिक मारेंगे। उसके बाद पक्षी यानी कि बर्ड्स और स्तनधारी यानी कि मैमल्स, इनके बारे में पूछ दे तो इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो 3 कक्षीय हृदय वाला जंतु कौन सा होता? यहाँ पर विकल्प में या तो सरीसृप होता या फिर उभयचर होता। क्षर और शंकु कोशिकाएं किसमें पाए जाते हैं? क्षर यानी कि रॉड और शंकु यानी कि कोन। आप लोग पढ़ते हो ना मैथ में, शंकु कोन, वही है कोन। कोशिकाएं किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रेटिना में। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक को बोलते हैं रॉड सेल और एक को बोलते हैं कोन सेल। क्षर कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल का काम क्या है? डिम रोशनी में आप देख पाते हो, जब रोशनी कम होती है, जब प्रकाश कम होता है, वैसे केस में ये जो रॉड सेल है ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ताकि आप डिम रोशनी में भी देख पाओ, डिम लाइट में भी आप देख पाओ। उस समय ये जो कोन सेल्स होते हैं ये एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए अंधेरे में आप कलर को नहीं पहचान पाते हो उतने अच्छे से जितने कि आप प्रकाश में पहचान पाते हो। और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसे ही प्रकाश जो है वो बढ़ता है, ब्राइटनेस बढ़ती है, वैसे ही रॉड सेल जो है ये इनएक्टिव होने लगते हैं और जो कोन सेल्स हैं ये ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिसके मदद से आप कलर को पहचान पाते हो। तो कलर को सेंस करवाएगा ये कोन सेल्स, और डिम लाइट में देख पाते हो, देखने में हेल्प करती है ये रॉड सेल्स। तो इन दोनों का काम अलग अलग है। कौन सेल्स कलर के लिए, सी से कौन, सी से कलर, आप ऐसे याद रखना। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम है, भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम है होप्लोबैटरेकस, होप्लोबैटरेकस टाइगेरिनस, होप्लोबैटरेकस टाइगेरिनस, यह है कुल का नाम और यह है जाति का नाम। पैंथेरा पार्डस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा पार्डस, ये वैज्ञानिक नाम है तेंदुआ का। तेंदुआ बोले तो लियोपार्ड या फिर बोल दो
पैंथर। उसके बाद पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस ये भी तो होता है ना, पैंथेरा टिग्रिस ये किसका होता है? ये होता है टाइगर का, बाघ का। और पैंथेरा पार्डस ये होता है लियोपार्ड तेंदुआ का। सीसा का रासायनिक प्रतीक है, सीसा का रासायनिक प्रतीक है Pb, एटॉमिक नंबर है 80। और इसका एक अयस्क जो काफ़ी फेमस है वो है गैलेना, लेड सल्फाइड, इसी को हम लोग गैलेना बोलते हैं। ये सीसा का अयस्क है। सॉरी 80 जो है ये एटॉमिक नंबर है मरकरी का। लेड का है 82 यानी कि 82। मरकरी का होता है 80, माफ़ करना, लेड का होता है 82। जूल किसका मात्रक है? जूल ये मात्रक है ऊर्जा का, ऊष्मा का, कार्य का, इन सब के लिए ऐसा मात्रक होता है जूल। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं यानी कि साधारण नमक बोलते हैं। अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, अनुवांशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कहे जाते हैं मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने कौन से प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सेटाइवम पे, पाइसम सेटाइवम पे यानी कि मटर के प्लांट पे, गार्डन पे। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस, फेलिस कैटस। पर्णहरित में कौन सा अम्ल, ये गलत हो गया है, पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? धातु के बारे में पूछा गया था। पर्णहरित में यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल में धातु होती है मैग्नीशियम। अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण है। देखिए जो वायुमंडल में है सल्फर डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ये सारे ऑक्साइड्स बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बारिश का जो पानी है और ये सल्फर डाइऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये ऑक्साइड्स बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है नाइट्रिक एसिड। तो जब बारिश के पानी में ये दोनों ही अम्ल मौजूद हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ग्लिसरॉल और डैश मिलकर लिपिड बनाते हैं, जैसे कि फैट भी लिपिड है, तो ग्लिसरॉल और डैश मिलकर लिपिड बनाते हैं। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने आपसे कहा भी हुआ है कि आप इसको याद रखें, ये आपके लिए यूजफुल है। CH2OH, CHOH, CH2OH ये ग्लिसरॉल है, साथ में फैटी एसिड, वसीय अम्ल। ये ग्लिसरॉल है और ये है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल आपको मेनली 3 याद रखने हैं, इन्हीं 3 में से एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक है ऑलिक एसिड यानी कि ऑलिक अम्ल, दूसरा है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड यानी कि स्टेरिक अम्ल, और तीसरा है पामिटिक, पामिटिक एसिड। तो ये ग्लिसरॉल और ये वसीय अम्ल मिल करके लिपिड बनाते हैं, फैट बनाते हैं। और जो सबसे कॉमन लिपिड है या फिर बोल दो जो सबसे कॉमन वसा है वो होता है ट्राईग्लिसराइड। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें, ट्राईग्लिसराइड ये मोस्ट कॉमन फैट है। सबसे सामान्य जो वसा है, वसा का रूप है वो है ट्राईग्लिसराइड। बनता कैसे है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, वसीय अम्ल से। सभी मच्छरों की प्रजातियां अपने जीवन चक्र में 4 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है, उनका क्रम है। जैसे एक मच्छर का एग है, यही एग जो है लार्वा बनेगा, फिर यही लार्वा जो है ये प्यूपा बनेगा, और फिर यही प्यूपा एडल्ट बनेगा। तो एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, और एडल्ट से फिर से एग, यानी जो एडल्ट है फिर से निषेचन के बाद एग देगा। तो यही 4 अवस्थाएं हैं एक मच्छर के जीवन चक्र में। एग डेवलप होगा लार्वा में, लार्वा फिर विकसित होगा प्यूपा में, प्यूपा फिर विकसित होगा एडल्ट में, एडल्ट फिर एग देगा। ऐसे ही जीवन चक्र चलता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है?
दूध में तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो है लैक्टोज, और प्रोटीन में आप याद रखेंगे कैसीन। दूध में प्रोटीन होता है कैसीन। दाद किस कारण होता है? दाद होता है फंगस के कारण। फंगस बोले तो कवक के कारण। बहुत ही तेजी से फैलने वाला ये इन्फेक्शन है दाद। रिंग वॉर्म हम जिसको बोलते हैं, दाद को हम बोलते हैं रिंग वॉर्म। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? जब भी एसिटिक अम्ल आता है मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ। जो हमारा ये एसिटिक अम्ल है यह है 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। तो जब भी एसिटिक एसिड आता है मैं वहाँ पर आपको जरूर बोलता हूँ कि एथेनोइक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। तो ये इसका IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल साधारण नाम है। और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो होता है 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड 1 कार्बन है ना, इसलिए यहाँ पर मेथ आया है। यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पर एथ आया है। उंगली नुमा प्रवर्त द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 विकल्प में से एक था अमीबा। तो अमीबा देखो, ये अमीबा है और ये है एक प्रे, ठीक है। ये एक प्रे है जो अमीबा ये खाएगा। अब इसको क्या है, पहले ये कैप्चर करेगा, इंजेक्शन पहले क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा। जब इसको कैप्चर करना होता है तो देखो ये स्यूडोपोडिया बनाता है, मतलब कुछ इस प्रकार की संरचना का ये निर्माण करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जो कि उंगली नुमा है। उंगली नुमा प्रवर्त, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से ये वो क्या करता है, प्रे को कैप्चर कर लेता है ऐसे, और फिर उसके बाद ये फूड वैक्यूल बनाता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो स्यूडोपोडिया हो जाएगा। जो अमीबा है ये 1 कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, और कौन से जगत में आएगा, प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, जो जगत प्रोटिस्टा है उसके अंदर अमीबा आता है। 1 कोशिकीय होता है ये, 1 कोशिकीय यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है? मांसपेशियों की थकान होती है लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन, 3 कार्बन। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना कहलाती है। छोटी आंत में ही खाने का पाचन सबसे ज़्यादा होता है और खाने का अवशोषण भी छोटी आंत में ही हो जाता है। तो छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार है उनमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इसी को हम बोलते हैं उंगली नुमा संरचना। तो ये सारे जो हैं ये सारे, इसको हम लोग बोलते हैं विलस। विलस प्लूरल वर्ड है और विलाई बोलते हैं हम लोग, सॉरी विलस सिंगुलर वर्ड है, विलाई जो है प्लूरल है। इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ रोम। और ये जो दीर्घ रोम है इसके ऊपर कोशिकाएं होती है इस प्रकार से, कोशिकाएं होती है। मैं एक कोशिका को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, इस प्रकार की कोशिकाएं होती है और यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है हेयर लाइक। इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा विलाई, यानी कि दीर्घ रोम, और यहां पर माइक्रोविलाई सूक्ष्म रोम। पार्ट 1 में भी ये सवाल आया था, जो इसका पार्ट 1 था इस सीरीज का, उसमें भी सवाल आया था। वहां मैंने माइक्रोविलाई आपको आंसर बोल दिया था। माइक्रोविलाई नहीं होगा, विलाई होगा, ठीक है, विलाई होगा, यानी कि दीर्घ रोम होगा। क्या इसका काम होता है, अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना। अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेस्टिव फूड हो वह अब्जॉर्ब हो पाए, इसलिए। तो ये विलाई होगा आंसर, आप वहाँ पर भी करेक्ट कर लेना। गोल कृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? गोल कृमि हम लोग किसको बोलते हैं, फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा। तो जो निमेटोड्स होते हैं इसी को हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, गोल कृमि बोलते हैं। इनमें क्या नहीं होता है, इनमें श्वसन तंत्र नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, और इनमें हड्डियां नहीं होती है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, कंकाल तंत्र नहीं होता है। तो श्वसन तंत्र नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, कंकाल तंत्र नहीं होता है। बाकी पाचन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, ये सारे होते हैं। ये 3 नहीं होते हैं। तो गोल कृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कोई एक विकल्प आपको देखने को मिल जाता। आपके एग्जाम में श्वसन तंत्र दिया गया था। प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है?
जो प्रोटीन्स हमारे भोजन में, जो कुछ भी हम खाते हैं, अगर उसमें प्रोटीन है तो वो फाइनली पाचित हो जाता है और टूट जाता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो हमारा आंसर यहाँ पर अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल। एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडीकरण प्रक्रिया यानी कि एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ा देते हैं। ये एक मोटी परत है ऑक्साइड की। इससे क्या होता है, जब एल्यूमिनियम को आप वायु में छोड़ दो तो धीरे धीरे क्या है कि उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इससे एल्यूमिनियम खराब हो जाता है, यानी कि संक्षारण हो जाता है एल्यूमिनियम का। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को रोकने के लिए हम पहले ही क्या करते हैं कि ऑक्साइड की एक मोटी सी परत चढ़ा देते हैं। इस पर मोटी सी परत चढ़ा देने के बाद क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा अगर हम इसको वायु में छोड़ भी दे तो हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचा रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में इस्तेमाल जो अम्ल होता है वो होता है H2SO4। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाना ही एनोडाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। क्यों होता है, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए। कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल होता है। नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है जल का, लेकिन आपके एग्जाम में भारी जल सबसे ज़्यादा आता है, तो भारी जल आप ध्यान में रखें। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हो सकता है। इन सारे पदार्थों का इस्तेमाल जो है नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करना, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम कर देना। ये मॉडरेटर का काम होता है। इन सारे पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित था? परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? देखिए, अगर आपके पास धातु है तो उस धातु में विद्युत प्रवाह होता है, क्योंकि उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपके पास कोई विलयन है तो इसमें धारा का प्रवाह तभी होगा जब इनमें प्रेजेंट होंगे आयंस, ठीक है, जब इनमें प्रेजेंट होंगे आयंस। तो अगर आप इस विलयन में अम्ल डाल दो तो वहाँ H+ मिल जाएगा। अगर आप क्षार डाल दो, ठीक है, अम्ल डाल दो तो H+ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ बेस डाल दो तो OH- बहुत ही ज़्यादा संख्या में मिलेगा। तो अगर विलयन में अम्ल है या फिर विलयन में क्षार है तो वहाँ पर हमें आयंस मिल जाएंगे, तो वो विलयन से धारा का प्रवाह हो जाएगा। नमक पानी, अगर आप इसमें नमक डाल दो, पानी में, जल में अगर नमक डाल दो तो वहाँ भी आयंस मिलेंगे Na+Cl-। तो नमक पानी का जो विलयन होगा उसमें भी धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अगर आप चीनी डाल दो, यानी कि सुक्रोज डाल दो, अगर पानी प्योर है उसमें आप चीनी घोल दो तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि चीनी जब हम डालते हैं तो वहाँ से हमें आयंस नहीं मिलते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें आयंस नहीं मिलते हैं। तो आपके एग्जाम में जो विकल्प दे रखा था वो था एल्कोहल प्लस ग्लूकोज। तो ये भी क्या है, चीनी है और एल्कोहल, इन दोनों में से किसी से भी आयंस जो है विलयन में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयंस के कारण, जबकि किसी धातु में धारा का प्रवाह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ब्रासिका रापा किसका वैज्ञानिक नाम है? ब्रासिका रापा किसका साइंटिफिक नेम है? यह है मस्टर्ड का, फील्ड मस्टर्ड, जो सरसों आप देखते हो खेतों में, वही सरसों है। तो इस सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका रापा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कौन से गैस से ओजोन की क्षति पहुंचती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसमें क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन ही क्या है कि रिएक्ट करके जो O3 होता है उसको O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें चाहिए O3, अगर हम चाहते हैं कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोक कर रखें तो O3 चाहिए, लेकिन ये क्लोरीन क्या है, रिएक्ट करके O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है इसी से ओजोन की क्षति पहुंचती है। क्लोरीन हमारा यहाँ पर आंसर होता। नीला थोथा किस रासायनिक यौगिक का नाम है? नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को। और एक होता है हरा थोथा ग्रीन विट्रियोल, ये होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। एक होता है सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट,
ZnSO4 7H2O, ये है FeSO4 7H2O। गर्भ में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? तो अगर ये गर्भ है तो यहाँ पर एक टिश्यू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, और ये मान लो क्या है, बेबी है। ठीक है, ये बेबी है, फिटस है। इस प्लेसेंटा जो कि मदर का पार्ट है, ये जो इस फिटस की जो माँ है उसका ये पार्ट है। तो इस प्लेसेंटा और इस फिटस को कनेक्ट करने वाला एक कॉर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये जो प्लेसेंटा है ना, इसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचता है, यानी कि पोषक तत्व जो है माँ से बच्चे में पहुंचता है इस प्लेसेंटा के जरिए। रास्ता तो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और ब्लड से ऑक्सीजन इस प्लेसेंटा में आएगा, और इसी प्लेसेंटा से इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे में जाएगा, और बच्चे से जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, हार्मफुल मटेरियल है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से इस प्लेसेंटा में, फिर प्लेसेंटा से माँ के ब्लड में। तो ये क्या है, एक ब्रिज का काम करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। जो यूजफुल चीज़ है वो माँ के बॉडी से प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से बच्चे में। जो हार्मफुल चीज़ है वो इस बच्चे से इस प्लेसेंटा में, और फिर माँ के ब्लड में। तो ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। हमारा आंसर यहाँ पर प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा। चेचक के टीके का आविष्कारक है। दुनिया की पहली वैक्सीन जो डेवलप की गई थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए थी, यानी कि चेचक के लिए थी। और डेवलप किसने करी? एडवर्ड जेनर। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% है? नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। पादपों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पादपों में फूड जो है बनता है, भोजन बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ये बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, फ्लोएम के जरिए, और स्टोर्ड होता है, जो बचा हुआ खाना है वो संचित हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में। पेनिसिलियम कवक है, इसी कवक से एंटीबायोटिक मिला था पहली बार। एंटीबायोटिक है ना पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है जो इसी पेनिसिलियम कवक से मिला था। और किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया दुनिया को पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम कवक से। विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात के समय में जो है साफ साफ चीज़ें नहीं दिखने वाली है जितनी की दिखनी चाहिए। और जो गाजर है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, विटामिन ए का। रुधिर शर्करा के रूप में जाना जाता है। हमारे घरों में जो चीनी है जो हम खाते हैं वो तो होता है सुक्रोज। दूध में आपने देखा होता है लैक्टोज। जो मीठे फल होते हैं उसमें होता है फ्रक्टोज। और जो हमारे ब्लड में शुगर है, यानी ब्लड में जो चीनी है वो है ग्लूकोज। तो हमारा आंसर यहाँ पर ग्लूकोज होगा। सोडा जल में कौन सी गैस घुली हुई होती है? सोडा वाटर, जो सोडा वाटर है उसमें कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोका कोला है, पेप्सी है, इन सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। भारी जल का उपयोग किसमें होता है? भारी जल, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा D2O का इस्तेमाल होता है नाभिकीय संयंत्र में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, एज अ मॉडरेटर, मंदक के रूप में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस जो है वहाँ पर मुक्त होती है। किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का सतह पर आकर बैठ जाना कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, ठीक है, आपके पास क्या है कि पानी है, और उस पानी में आपने डाल दिया बालू, ठीक है, और साथ में डाल दिया नमक का मिश्रण। तो क्या होगा? मान लो आपने पानी
में इस मिश्रण को डाल दिया और खूब आपने मिलाया। मिलाने के बाद क्या होगा, नमक तो घुल जाएगा, लेकिन बालू क्या होगा, धीरे 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 जा करके नीचे यहाँ पर तली में बैठ जाएगा। तो ये जो बैठना है तली में आकर के, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, अवसादन। ये जो बैठने की प्रक्रिया है तली में आकर के, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी कि अवसादन। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। पानी में अगर कुछ ऐसे ठोस के कण हैं जो उपस्थित है, तो इस प्रोसेस के जरिए हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं पानी से। पारा का सामान्य नाम है पारा मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। इसी को हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर। एफिड्रा पादप किस पादप समूह से संबंधित है? एफिड्रा कहाँ पढ़ा है आपने? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एफिड्रा के बारे में प्लांट किंगडम के अंदर जिम्नोस्पर्म में। तो जो एफिड्रा है वो है जिम्नोस्पर्म। एफिड्रा से प्राप्त होता है एफिड्रीन। एफिड्रीन दवा प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अस्थमा के इलाज में। आपातकाल की स्थिति में हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हृदय स्पंदन कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? हमारे बॉडी में जो किडनी है बीन शेप्ड, इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ से दो हार्मोन बनते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एड्रीनालिन, और एक को बोलते हैं नॉर एड्रीनालिन। इस हार्मोन का काम क्या है, इसको समझने के लिए आप एक काल्पनिक स्थिति हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो आप जो है एक बस में है, बस में बहुत सारे लोग हैं। अब ये बस जो है ये चल रही थी, अचानक से आपको मालूम ये लगा कि इसमें बॉम्ब है। ठीक है, इस बस में क्या है, बॉम्ब है। अब क्या होगा, सारे को छोड़ दो, जो बैठा हुआ उसमें उसको भूल जाओ, आप खुद को इस बस में डाल करके देखो कि बॉम्ब है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और आप इस बस में बैठे हो। जैसे ही आपने सुना कि इसमें बॉम्ब है, आप क्या फील करोगे? दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, हृदय स्पंदन, जो हार्ट बीट है बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको बुखार भी लग जाए, यानी कि बॉडी टेम्परेचर ये भी इंक्रीज कर जाएगा। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि दिमाग को समझ में नहीं आएगा, आप सोच नहीं पाओगे कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ भागूं मैं, कैसे भागूं मैं, काफ़ी ज़्यादा आप नर्वस हो जाओगे। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि दिमाग हमारा सही से काम करे, हम सही एक्शन ले पाए, इसके लिए क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है ये बढ़ जाता है। जो हमारे ब्रेन को है, हमारे मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, और जो हमारा हृदय है इसमें भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि जो धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज़ है, तो वहाँ ब्लड सप्लाई डेफिनेटली जो है बढ़ जाएगा, और हमारे मस्तिष्क को भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। उस समय क्या है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता है ताकि आप इस सिचुएशन से लड़ पाए। तो ऊर्जा हमें ग्लूकोज से मिलता है, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है ये भी क्या है, बढ़ जाएगा, और जो ब्लड प्रेशर है ये भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये सारे काम होते हैं इसमें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ये चीज़ आप आसानी से समझ जाओगे। मान लो कि एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के बीच काफ़ी प्रेम था, काफ़ी एक दूसरे को चाहते थे, और दोनों ने एक सपने देखे थे कि हम दोनों आपस में शादी करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आया, लड़की कॉल करती है और बोलती है लड़के से कि मेरी शादी हो रही है, पापा शादी कहीं और करवा रहे हैं, बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। अब ये जो लड़का है क्या फील करेगा, यही सब फील करेगा जो यहाँ पर आपने देखा। दिल की धड़कनें तेज, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं अब क्या करूँ। तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा, ब्रेन को, हार्ट को, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर सकता है, और जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती है। तो उसको बोलते हैं प्यूपिल जो है डायलेट कर जाती है, जो पुतली है वो फैल जाती है। अचानक से कॉल आएगा तो डेफिनेटली पुतली जो है फैल जाती है। एक और सिचुएशन मान सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति है और अचानक से उस व्यक्ति को फ़ोन आता है कि उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई डेथ कर गया है। तो इस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, यही सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो इनमें से किसी भी केस के अंदर आप खुद को डाल करके इस चीज़ को फील कर सकते हो, या मे भी हो सकता है आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा। तो इन सारे केसेस के अंदर
जो कुछ भी आप फील करते हो ना वो सारे एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स ये सारे ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। किस द्रव में होती है? तो जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें। फलों में मीठापन किस शर्करा के कारण होता है? तो हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, फ्रक्टोज के कारण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका इस्तेमाल होता है जिस इंसान का, अगर किसी इंसान का हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियों को सही स्थान पर रखने के लिए। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम होता है खिलौने बनाने में, टॉय बनाने में, और एक तीसरा होता है सजावटी सामान बनाने में। तो ये 3 चीज़ आप याद रखो, हड्डियों को सही स्थान पर रखने के लिए, खिलौनों के निर्माण में, सजावटी चीज़ों के निर्माण में। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक है वह स्नायु यानी कि लिगामेंट, संयोजी ऊतक है। नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज की डेनियल रदरफोर्ड। डेनियल रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? जो परमाणु होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज भी की रदरफोर्ड ने। लेकिन ये जो रदरफोर्ड है ना और ये जो रदरफोर्ड है ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज की डेनियल रदरफोर्ड ने और इस न्यूक्लियस की खोज की अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की, नाइट्रोजन की खोज की इस रदरफोर्ड ने, डेनियल रदरफोर्ड ने। तो ये दोनों रदरफोर्ड जो है ये अलग अलग है। मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है? इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है, जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, तब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो जो हमारे बॉडी में नर्व सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं उनसे क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करता है। जैसे आपने जैसे ही किसी गर्म चीज़ को टच किया तुरंत आपके मसल सेल्स के पास सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में कि हाथ को हटाना है। तो जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स गया आपके मसल सेल्स के पास वो भी क्या है? अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट है। बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का है, बहुत ही छोटे परिमाण का है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो बहुत ही छोटे अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट है तो बहुत ही छोटे अमाउंट में चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का, बहुत ही छोटे परिमाण का। लेकिन जो भी बनता है चाहे छोटे परिमाण का ही सही, सबसे ज़्यादा बनता है हार्ट में और उसके बाद मस्तिष्क में, ब्रेन में। तो हार्ट एंड ब्रेन हमारा आंसर। महिलाओं में जनन हार्मोन कौन सा है? तो जो महिलाओं में ओवरीज है, अंडाशय है, जहाँ से 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक तो है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 2 हार्मोन्स है महिलाओं में, जनन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो अंडाशय के द्वारा बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 2 चीज आप याद रखो। पहला तो है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। और एक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है, गति का तीसरा नियम। इन 2 चीज़ों पर आधारित होता है रॉकेट का लॉन्च होना। पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? यह है परिदर्शी। परिदर्शी इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इसमें इस्तेमाल होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। 2 समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा 2 समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ये दोनों ही जो समतल दर्पण होते हैं वो एक दूसरे के साथ बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल। 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ होते हैं 45 डिग्री के कोण पर।
प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है, समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, वयस्क के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। कभी कभी एग्जाम में 306, 308, 304 ये सारे भी आते हैं, लेकिन आपकी इस एग्ज़ाम में पूछा गया था तो 300 हड्डी आंसर था, और ज़्यादा चांस है 300 हड्डी ही आपके आने वाले एग्जाम में भी हो आंसर, तो आप 300 हड्डी याद रखें। अगर मान लो 300 विकल्प में ही नहीं है तो देख लेना 306 हो सकता है, 308 हो सकता है, ऐसे आपको आंसर मिल सकते हैं। बर्ड फ्लू का कारक है, बर्ड फ्लू होता है जिस वायरस के कारण, वो है H5N1। और एक होता है स्वाइन फ्लू। ये सारे इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, ठीक है। बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1, और स्वाइन फ्लू ये होता है H1N1। तो H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू, H5N1 के कारण बर्ड फ्लू। ये H5N1, H1N1 वायरस है। कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। तो कार्बन से हीरा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, और जो उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं वो होती है एक तो हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, और दूसरा हाई प्रेशर, उच्च दबाव। वह लेंस कौन सा है जो मध्य भाग में मोटा और किनारों पर पतला होता है? मध्य भाग में मोटा, ठीक है, ये जो मध्य भाग है इसमें मोटा और किनारों पर पतला होता है, ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। और जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला वो होता है अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग हम उस रंग को बोलते हैं जो किसी दूसरे रंग से मिल करके नहीं बना होता है, तो यह है RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो नाम है ये दी थी मैडम मारी क्यूरी ने। तो एक यूनिट तो इनके नाम पर है, क्यूडी। इसको हम दिखाते हैं CI से। तो नाम दिया मैडम मारी क्यूरी ने, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की खोज की बैक्वेरेल ने, हेनरी बैक्वेरेल ने। तो जो बैक्वेरेल है इनके नाम पर है SI यूनिट। तो SI यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की बैक्वेरेल, B, कैपिटल B, स्मॉल q। और एक और यूनिट होता है रदरफोर्ड। तो ये सारे यूनिट्स हैं। SI यूनिट है बैक्वेरेल। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो ये अगर सेल मेम्ब्रेन है और ये है न्यूक्लियस, तो यहीं पर होता है साइटोप्लाज्म। ये सारे क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो ये सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के बाहर कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता? तो हम लोग नहीं पचा पाते हैं सेलुलोज को। हम लोग स्टार्च पचा लेते हैं, प्रोटीन पचा लेते हैं, फैट्स पचा लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो सेलुलोज होता है वो हम लोग नहीं पचा पाते हैं। सेलुलोज को पचाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे बोलते हैं सेल्यूलेज। और ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये बनाते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ जानवरों के आमाशय में उपस्थित होते हैं। ये बैक्टीरिया सेलुलेज एंजाइम को बनाते हैं, और वो जानवर जिसके आमाशय में ये बैक्टीरिया है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि भैंस, गाय, बकरी, ये सारे जो होते हैं इन सब के आमाशय में ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम को बनाते हैं, जिसके कारण वो सेलुलोज को पचा पाते हैं। तो मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होगा? तो सेलुलोज। ब्रेड को फुलाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? खमीर मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है। ये जो ब्रेड है इसको फुलाने के लिए इसमें खमीर मिलाया जाता है। जो ब्रेड है जानते हो इसमें क्या है? शुगर है। इसमें क्या है? शुगर है, शर्करा है। तो ये जो ईस्ट है ये क्या करेगा? इसका करवा देगा फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। फर्मेंटेशन करवा देगा
और इससे क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड को फुलाने के लिए। और ये जो अल्कोहल यहाँ पर बनता है ये वाष्पीकृत हो जाता है। तो हम लोग फर्मेंटेशन करवा करके एक्चुअली में क्या करवा रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलवा रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड को फुलाने के लिए। लंबे समय बाद किताबों का पन्ना भूरा पड़ जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। लंबे समय के बाद जो किताबों का जो पन्ना है वो भूरा पड़ जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फॉक्सिंग। फॉक्सिंग, ठीक है। तो ऐसे लिख कर क्या आएगा आपके एग्जाम में, फॉक्सिंग। आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण में परिवर्तन नहीं होता। तो आवर्त सारणी में अगर हम एक समूह में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी कि त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, या फिर बोल दो परमाणु का आकार बढ़ता है। लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नहीं बदलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो कई सारे तत्व हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन साथ ही होता है क्योंकि ये सारे एक ही समूह के अंदर आते हैं, लेकिन साइज जो है फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, आयोडीन का सबसे बड़ा होता है। तो परिवर्तन नहीं होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। गैस लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। गैस लाइटर या फिर सिगरेट लाइटर बोल दे, कौन सी गैस भरी जाती है, तो ब्यूटेन 4 कार्बन वाला एल्केन। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबक किस दिशा में रुकेगी। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबक ये रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जो स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबक है ये अपने आप को अलाइन कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। जो दलदल है इसी को हम लोग, दलदलीय क्षेत्र जो होता है उसी को हम लोग मार्शी एरिया बोलते हैं, ठीक है, मार्शी एरिया। तो मार्शी एरिया से जो गैस निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं मीथेन, यानी कि मीथेन गैस निकलती है, इसीलिए मीथेन को कहा जाता है मार्श गैस, क्योंकि दलदली क्षेत्र से ये निकलती है। भूकंप तरंग मापने का पैमाना है। भूकंप तरंग मापने का पैमाना है रिक्टर स्केल। ये हमें एक सांख्यिकी वैल्यू यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, रिक्टर स्केल कि हाँ इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। और जिस यंत्र के द्वारा ये मापा जाता है उसे बोलते हैं सिज्मोग्राफ। लेंस की क्षमता को किस इकाई में मापी जाती है। लेंस की क्षमता को मापी जाती है डायोप्टर में। सूर्य से आने वाली प्रकाश को चंद्रमा या पृथ्वी यदि पूर्णतया रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जैसे यहाँ देखो ये है हमारा एक लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण में चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और अगर सूर्य ग्रहण है तो वहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चांद आ जाता है। तो सूर्य से प्रकाश पहुँच रहा था चंद्रमा पे, मून के पास, लेकिन बीच में पृथ्वी आ चुकी है, जिसके कारण क्या होगा, जब क्या होता है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए तो उसके पीछे उसका शैडो बन जाता है। तो सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पर कि जब पृथ्वी जो है ये प्रकाश के रास्ते में, जो प्रकाश पहुँच रहा था मून के पास, उसके रास्ते में ये पृथ्वी आ चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, शैडो का निर्माण होगा, छाया का निर्माण होगा। तो एक तो ये है जो डार्क एरिया है, फुल शैडो हम बोलते हैं। पूर्णतया रोक दे लिखा है ना, तो पूर्णतया रोक दे तब जो छाया का निर्माण होता है उसे हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं, अम्ब्रा। और ये है पार्शियल शैडो, मतलब ये उतना छायादार नहीं है जितना कि यहाँ पर है। यहाँ पर तो सीधा बीच में पृथ्वी आ चुकी है, तो बीच में आने के बाद जितने पार्ट को ये ब्लॉक कर रही है वहाँ पर जो छाया है उसको हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं। और यहाँ पर है कि छाया तो यहाँ भी है लेकिन उतना नहीं है, आंशिक रूप से है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेनम्ब्रा। हमारा आंसर यहाँ पर अम्ब्रा होता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना पूर्णतया रोक दे, तो उस छाया क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे अम्ब्रा। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो है ये लूनर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स में भी सेम चीज़ हो जाता है कि जितना पार्ट मून डायरेक्ट रोक देता प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में,
उससे जो छाया बनता वो अम्बरा हो जाता, और जो अगल बगल में आंशिक रूप से छाया बनता वो पेनम्बरा हो जाता। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप याद रखेंगे। सफ़ेद तोता का रासायनिक सूत्र है, सफ़ेद तोता का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 7s2, जिंक सल्फेट 7s2, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ब्लू विट्रियोल, माफ़ करना, वाइट विट्रियोल। कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जल से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पवन से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सन से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सोलर एनर्जी। उसके बाद बहुत सारे हैं, समुद्र से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो भूताप है, भूतापीय ऊर्जा जो हम बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा, ये भी क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। मतलब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। तो जल से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पवन से, सूर्य से, समुद्र से, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे जो हैं हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है, जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस, ये सारे हो गए हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो इनके अलावा इनमें से कोई एक विकल्प होगा जो हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो ये सारे जो है गैर पारंपरिक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो ये है नेटल। नेटल जो प्लांट है, इसके पत्ती में, इसके लीफ में, इसके पत्ती में कुछ डंकनुमा जो है बाल होते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें डंकनुमा बाल होते हैं। यही डंकनुमा जब छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। जो नेटल प्लांट है, इसकी पत्तियों में डंकनुमा बाल होते हैं। जब ये बाल छू जाती है तो डंक जैसा दर्द होता है, क्योंकि इस डंकनुमा बाल से एक अम्ल स्रावित होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेथनोइक एसिड। जो चींटी में होता है ना, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड, सेम चीज़ यहाँ भी होता है, मेथनोइक एसिड। तो चींटी काटने के बाद जैसा दर्द होता है, सेम वैसा ही दर्द यहाँ भी होता है, क्योंकि यहाँ भी मेथनोइक एसिड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये छूट गया था सोनार। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ये होती है हीलियम गैस। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो फूलों की दिशा में मुड़ जाना ये कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यानी कि लाइट की दिशा में मुड़ जाना, फोटोट्रॉपिज्म यानी कि प्रकाश अनुवर्ती, प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा यहाँ पर। प्रकाश अनुवर्ती गति है तो प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। कौन से हार्मोन के कारण ऐसा होता है? तो आंसर आपका होगा ऑक्सीजन। गैलापेगोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन से संबंधित है? तो गैलापेगोस आइलैंड के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया हुआ है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इसी आइलैंड से जब ये घूम करके आए तब इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, और इन्होंने किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए मिला था? तो इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कब मिला था? 1921 में। 1921 का वो नोबेल प्राइज था, लेकिन इन्होंने एक साल बाद प्राइज को लिया 1922 में। तो हमारा आंसर अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आंसर 1921 ही होना चाहिए। लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकल या क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। भारतीय सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुश्रुता को। सुश्रुता, इन्हें कहा जाता है इंडियन सर्जरी का फादर। जल का अपवर्तनांक क्या है? एयर का
कितना होता है, एयर का होता है 1.00003, 1.0003। जल का कितना होता है, जल का होता है 1.33। वहीं ग्लास का ये होता है 1.52। डायमंड का 2.42। तो ये हमारा पार्ट 3 यहाँ पर होता है समाप्त। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।